गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस लेक्चर में प्लेटू ऑफ इंडिया देखेंगे, ठीक ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक, देखो पहले हम पठार के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं कि पठार होते क्या हैं। जैसे यहीं पर समझ लेते हैं कि अगर कभी आपसे पूछा जाए भैया पठार क्या होते हैं, जैसे आपने पर्वत में देखा होगा कि पर्वत क्या होता है भैया, एक जैसे हमने कहा मैदानी भाग होता है, मैदानी भाग से जो कोई ऐसे भूखंड खड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पर्वत और नाम दे देते हैं, पर्वत या पहाड़ी बोलते हैं। ठीक ना, पठार भी एक पर्वत और पठारी का एक हिस्सा है, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पठार क्या होते हैं तो हम कहेंगे भैया यह भी एक प्रकार के पहाड़ी ही होती हैं, लेकिन इनकी जो हाइट होती है ना वो थोड़ा कम होता है बस। तो हम कहेंगे भैया ये जो पठार होते हैं क्या होते हैं, हम कहेंगे यह एक प्रकार की उच्च भूमि है बाबू। उच्च भूमि का मतलब आप समझ जाओ, उच्च भूमि का मतलब क्या होता है, उच्च भूमि का मतलब पहले समझ जाओ। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर ऐसे समतल मैदान हो, वहां से अगर ऐसे कोई चीज उड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च भूमि बोलते हैं, समझ गए। तो ये पठार क्या होता है, यह एक प्रकार की उच्च भूमि होती है, ठीक ना। लेकिन देखो अब उच्च भूमि है तो ये कई प्रकार हो सकती हैं, एक आपका ऐसे भी हो सकता है, एक हम कहेंगे ये ऐसे भी हो सकता है, समझ गए। तो जो ये ऐसे होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। बट जो ये टेबल टॉप होते हैं, कहने का मतलब जो ऊपर पर एकदम टेबल लाइक जैसे होते हैं ना, टेबल टॉप, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पठार, समझ गए। इनको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। बस इतना आपको समझना है। इसलिए पठारों को क्या बोला जाता है, टेबल टॉप, इनको हम क्या बोलते हैं, टेबल टॉप भूमि, टेबल टॉप, ऐसे लैंड लिख लो, टेबल टॉप लैंड ऐसे भी बोलते हैं इनको, कि टेबल टॉप लैंड भी इनको बोलते हैं। कैसे भैया, हमने कहा कि जो ये ऐसे उठे रहते हैं ऊपर, इनके कैसा बना हो, एकदम पूरा समतल मैदान हो। टेबल टॉप का मतलब ये होता है कि ऊपर एकदम समतल मैदान हो, समझ गए। उनको आपको क्या बोलते हैं ना, पठार। अच्छा, इनकी जो हाइट होती है जनरली ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये मान के रखा गया है कि भैया 1500 मीटर औसत इनकी, अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी औसत हाइट कितनी होती है तो हम कहेंगे भैया 1500 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर, समझ गए, 1500 मीटर। अब कहीं कहीं बाबू 3-3 हजार भी हो जाती हैं, लेकिन ये कैसी है तो हम कहेंगे भैया ये औसत है, समझ गए, ये औसत है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट यही होता सभी का, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये आपको समझ लेने हैं कि भैया पठार क्या होते हैं, तो आप कहेंगे टेबल टॉप, या कहेंगे समतल भूमि होती है, लेकिन भैया उच्च भूमि में समतल भूमि होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, समझ गए। इसकी हाइट कितनी होती है, हम कहेंगे भैया 1500 मीटर औसत होती है। अब आगे देखो, हमें इस लेक्चर में क्या देखना है, देखना है कि कौन कौन से भारत के ऐसे पठार हैं जो कहां कहां पर पाए जाते हैं, कभी कभी इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, समझ गए। तो हम पहले वाले देखेंगे भैया, यहां पर लद्दाख में, लद्दाख की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको एक पठार मिलता है जिसको हम बोलते हैं लद्दाख का पठार। क्या बोलेंगे इसको हम, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, ये पहला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक ना। अब एक एक के बारे में यहां पर हम लिखते भी रहेंगे कि भैया अगर हम लद्दाख के पठार की बात करते हैं तो देखो क्या है इसकी खासियत। खासियत की अगर हम बात करते हैं लद्दाख पठार की, समझ गए। सबसे पहले बाबू आपको ये लिखना है, ये जो लद्दाख का पठार होता है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, हम कहेंगे भैया ये दुनिया का सबसे ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, ये ऊंचा पठार है, ठीक ना। अच्छा, ये कैसा है, हम कहेंगे इसका जो नेचर होता ना, ये ठंडा है। ठंडा का मतलब ये हुआ यहां पर बर्फ और टाइप में पड़ा रहता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ठंडा है। तो ये आप अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है, समझ गए। इसे क्या कहा जाता है, इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है, ठीक ना। अगर कभी आपसे पूछ ले भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे लद्दाख का पठार।
समझ गए। पहले ये दो तीन चीजें रहती, पहले इनको आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। समझ गए। अच्छा, भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? ये है। समझ गए। और इसकी क्या खासियत है? यहां पर ऊंचे ऊंचे दर्रे पाए जाते हैं, जैसे खारदुलुंग दर्रा, चालौंग दर्रा। ये सब जो दर्रे हैं कहां पर हैं? लद्दाख पठार में ही स्थित हैं। समझ गए। तो यहां पर अगर मैं दर्रे की बात करता हूं तो कौन कौन से दर्रे यहां पर हम लिख सकते हैं भैया? खारदुंग, खारदुंग ला, एक लिखेंगे चांगला, एक क्या लिखेंगे? चांगला। समझ गए। ऐसे यहां पर दर्रे हैं, ठीक ना। और एक आप लिखेंगे उमलिंग, उमलिंग दर्रा, उमलिंग दर्रा, उमलिंग दर्रा। ये सब आपको पढ़ने हैं। समझ गए। उमलिंग दर्रा ऐसे कहेंगे भैया, यहां से एक सड़क निकलती है जिसको बोला जाता है भैया भारत की या विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है। ये मोटरेबल सड़क का मतलब ये होता है कि जहां पर अभी आपकी गाड़ियां ओड़ियां चलाई जा सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उमलिंग बोलते। मतलब उधर उस दर्रे को हम क्या बोलते हैं भैया? उमलिंग दर्रा बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं मोटरेबल सड़क, ठीक ना। अच्छा, और क्या यहां से नदियां वदियां भी जाती हैं? हाँ, यहां से नदियां भी जाती हैं। नदियां की अगर हम बात करते हैं, यहां से मेन नदी का नाम लिखेंगे भैया सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, श्योक नदी है। ये सब नदियां यहां से चलती हैं, सिंधु और श्योक। जो ये नदियां चलती है, याद रखे रहना, ये हमेशा ना गहरे जॉर्ज बनाती हैं। गहरे जॉर्ज का मतलब ये होता है जब ये चलती हैं तो वी आकार की घाटी बनाती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, बी आकार की घाटी बना के चलती हैं ये। समझ गए। बी आकार की घाटी बनाते चलती हैं ये नदियां। बी आकार का मतलब होता है कि जब ये चलती है काटते काटते ये ऐसे बना देती हैं, ऐसे ये गहरा एक आपको गॉर्ज। इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम गॉर्ज का नाम देते हैं, गॉर्ज। समझ गए। इनको हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? समझ गए। अब हम और आगे चलते हैं। कभी कभी यहाँ एक नेशनल पार्क स्थित है जिसको हम बोलते हैं हेमिस नेशनल पार्क। तो इसी पठार में, लद्दाख वाले पठार में, ये भी लिख लेना, हेमिस नेशनल पार्क भी स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क भी इसी पठार में स्थित है। अच्छा, हेमिस मठ भी है। समझ गए। याद रखे रहना, हेमिस नेशनल पार्क भी है और हेमिस मठ भी है। अच्छा, लद्दाख अगर ये पठार की बात करते तो यहाँ पर जनसंख्या एकदम नगण्य है। यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं कर पाती है ड्यू टू हार्श क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत ही कठिन क्लाइमेट है। कठिन क्लाइमेट का मतलब होता है ठंडी ज्यादा पड़ती है। समझ गए। और बारिश ओरिश यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि यहाँ पर जो बारिश है, बारिश भी ना के बराबर है। समझ गए। बारिश जो होती है ना के बराबर है। ना के बराबर का मतलब होता है क्या? होती ही नहीं, होती है 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पर हो जाती है। अब मरुस्थलों में इससे ज्यादा कहाँ बारिश होगी? समझ गए। अच्छा, मरुस्थल का मतलब आप लोग समझते हैं ना, ऐसा स्थल जो मर चुका हो, जहां पर कुछ भी चीज वहां पर उगाया ना जा सके, उनको हम मरुस्थल बोलते हैं। तो आपको भी ये बातें समझ में आ रही है, अगर कोई चीज मरुस्थल है तो वहां पर कहाँ आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। पॉइंट क्लियर हो गया आपका? समझ गए। तो यहां पर जनसंख्या भी नहीं निवास करती है, मतलब आई हैव नो स्पेस। आप लिखेंगे कि यहां पर जनसंख्या भी ना के बराबर निवास करती है ड्यू टू हार्श क्लाइमेट। कहने का मतलब यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ लोगों को जीना इतना आसान नहीं है। एक तो ठंडी पड़ती है, दूसरे नंबर पे ये मरुस्थल है, यहाँ पर कोई खेती या कृषि उर्षि नहीं हो सकती है। तो ये जो सब सारी चीजें होती है ना, ये क्या कर जाती हैं? ये कह जाती है वहां को एकदम डिफिकल्ट बना देती है लाइफ को। समझ गए। अच्छा, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यहाँ ठंडियों में ना -30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ का तापमान होता है। अब आप सोचो, बताओ, इतना देखो तापमान देख रहे हो, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आम नहीं, बहुत बड़ा है बात। समझ रह पाओगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। समझ गए। अगर हम कहते हैं भैया अगर अपने यहाँ 5 डिग्री 8 डिग्री कभी आ जाए, 10 डिग्री पे आ जाए, हम लोगों को एकदम ठंडी के मारे क्या हो जाते हैं? कांप जाते हैं। तो सोचो कैसे वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड में रह पाएंगे? नहीं रह पाते हैं। तो वहां का जो
हार्श क्लाइमेट है, इसलिए वहां पर जनसंख्या जो होती है बहुत ही मिनिमम निवास करती है। घूमने टहलने वाले हो गए, ऐसे ऐसे कुछ लोग हो जाते चले जाते हैं कभी कभी। अच्छा, यहाँ पर झील भी पाई जाती है। अच्छा, आप यहीं पर लिख लेना, यहाँ पर जो झीलें पाई जाती है, झीलें, यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं भैया, एक का नाम है सो मोरारी और एक का नाम है पोंगोंग सो। ठीक ना, क्या लिखेंगे? सो मोरारी झील, सो मोरारी, सो मोरारी झील, ऐसे ऐसे लिखा रहता है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे सो मोरारी ही पढ़ेंगे। ठीक ना। अच्छा, और कौन सी झील होती है यहाँ पर? पोंगोंग, पोंगोंग सो झील। समझ गए? ये जो दोनों झीलें हैं, दोनों झीलें कैसे हैं? खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। और ये कहां पर हैं? हम कहेंगे ये लद्दाख के पठार में स्थित हैं। कहां पर स्थित है ये? हम कहेंगे लद्दाख के पठार में स्थित हैं। अब हम और आगे चलते हैं, समझ गए? अब हम और आगे चलते हैं, अब हमें और आगे चलने हैं। अब हम आते हैं ये दूसरे पठार पे। दूसरे पठार का नाम भैया मालवा का पठार। समझ गए? मालवा का पठार। देखो, पहले मालवा का पठार समझो। हमने कहा ये जो मालवा का पठार है ना, यहाँ जैसे हमने कहा यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं भैया अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली। ये है अरावली पर्वत। समझ गए? फिर भैया यहाँ पर एक और ऐसे पर्वत जाता है, इसका नाम भैया बिंद श्रेणी। इसको हम क्या बोलते हैं? बिंद श्रेणी बोलते हैं। नाम अभी सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। फिर यहां पर एक और ऐसे करके, इसका नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी। नाम बहुत अच्छे से आपको समझने हैं, सतपुड़ा श्रेणी। अब ये जो मालवा का पठार है ना, बिंद श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच में है यहां पर। और इसका कुछ आकार देखो, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे आप भी बनाएंगे, ये ऐसा कुछ आकार में है ये। समझ गए? मतलब त्रिभुजाकार आकार में है। मालवा का पठार का जो आकार है कैसा है? त्रिभुजाकार है। समझ गए? पहला पॉइंट तो यही आपका हो जाना चाहिए कि ये जो मालवा का पठार है कैसे आकार का है? त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक ना? समझ गए? यहां मैंने लिख दिया क्या? मालवा का पठार, मालवा का पठार। समझ गए? ये देखो श्रेणी फ्रेडी बिठा देते हैं। श्रेणी की यहां पर क्या काम है? श्रेणी आपको याद रखने, क्योंकि मैं इतना आपको कंसीडर कर रहा हूं कि आप पढ़ के आ चुके हो, लेकिन वहां पर लिख लेना। ठीक ना? हमने कहा ये कौन सी पहाड़ी भैया? ये सतपुड़ा थी, इसको भी हमने इरेज कर दिया। अब आगे देखते हैं। ये जो मालवा का पठार है ये अरावली और बिंद पहाड़ी के बीच में है। समझ गए? और इधर से जो थार का, कहने का मतलब जो यहां से थार मरुस्थल है ना, ये भी टच हो जाता है मालवा के, ये भी टच हो जाता है। किससे? मालवा के पठार से ये भी टच हो जाता। कौन सा? थार मरुस्थल वाला रीजन। तो कभी कभी इनके विस्तार के बारे में पूछ लेता है, बताओ। हम कहेंगे भैया इसका मालवा पठार का जो उत्तरी क्षेत्र है, कहने का मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली है। पश्चिम में कौन है? थार मरुस्थल है। दक्षिण में कौन सा है? बिंद पहाड़ी है। ये पूछता है, इसलिए आपको बताने वहां पर। ठीक ना? अच्छा, ये कहां पर फैला हुआ है? हम कहेंगे ये फैला हुआ मध्य प्रदेश में। और भैया याद रखेंगे मध्य प्रदेश का ये जो उत्तर पश्चिम वाला रीजन है, और ये इधर, कहने का मतलब इधर दक्षिण वाला रीजन। समझ गए? यही आपको बता देना, मध्य प्रदेश का एक पश्चिम वाला रीजन बता देंगे और एक उत्तर पश्चिम वाला रीजन, बस। अगर कभी आपसे पूछे मालवा का पठार कहां फैला है, तो आपको बताना मालवा का जो पठार होता है ये कहां पर फैला है? उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। और कहां पर? पश्चिम में, ये बताना। अच्छा, अगर पहाड़ियों के टर्म्स में पूछता है तो हम कहेंगे भैया इसके इस साइड में अरावली है, नीचे साइड में बिंद पहाड़ी है, इधर में अरावली है, और वो पश्चिम साइड में क्या है? थार मरुस्थल है। यह वाला पूरा का पूरा रीजन किसका है? थार मरुस्थल का रीजन है ये। समझ गए? ये क्या है? थार मरुस्थल है ये। और ये जो होता है, अगर आपसे पूछ ले बताओ मालवा का पठार थार मरुस्थल से टच होता है? ऑब्वियसली टच होता है, ये ऑब्वियसली टच होता है, तो याद रखेंगे। समझ गए? तो मालवा का पठार किस आकार का होता है? त्रिभुजाकार आकार का है। अच्छा, क्या यहां पर नदियां जाती हैं? हम कहते हैं हाँ, यहां पर भी नदियां जाती हैं। कौन कौन सी नदियां जाती हैं? यहां पर चंबल नदी जाती है, बेतवा नदी जाती है, केन नदी जाती है। ये सारी की सारी नदियां क्या कर जाती हैं? इस मालवा के पठार से होकर गुजरती हैं। ये सब पॉइंट आपको अपने हिसाब से बढ़िया से एडजस्ट कर लेने हैं।
तो क्या मालवा का पठार केवल मध्य प्रदेश में है? नो, मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में फैला हुआ है। अच्छा चलो याद रखेंगे अब आगे। अब देखो एक तो हमने पढ़ लिया मालवा का पठार, अभी देखो मालवा के पठार में और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं जाने देंगे ना। ये जो मालवा का पठार होता है, यहां से नदी बहती हुई है चंबल नदी, और चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है। और बीहड़ों का मतलब ये होता है कि वहां पर क्या कर जाती हैं, कुछ ना गली नुमा संरचना बना देती हैं नदियां। गली नुमा संरचना का मतलब ऐसा बताना है कि जैसे समझ जाओ कि ऐसे नदियां जा रही हैं, ठीक ना, फिर हम कहेंगे भैया ये अपना मार्ग हटा देंगी, हटाने के बाद यहाँ कर क्या कर देती हैं, ऐसे कभी लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे बना के ऐसे बीहड़ बना देती हैं, समझ गए, ऐसे बीहड़ बना देती हैं। तो ये उनको एक गली नुमा दिख जाता है, तो उसको कहते हैं भैया यहाँ पर क्या बनती है, गली नुमा संरचना बनती है, ठीक ना। इनको शायद अवनालिका बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अवनालिका बोलते हैं। तो ये जो अवनालिका वाला स्थलाकृतियां बनती है, कहां पर बनती है, मालवा के पठार में बनती है, समझ गए। तो गली बोलते हैं इनको ऐसे। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता, बताओ गली नुमा संरचना कौन से पठार में बनता है, तो आपको बताना है मालवा के पठार में बनता है, ठीक ना। अच्छा तो मालवा के पठार के बारे में क्या यहाँ पर कुछ लिखना होगा, नहीं, ठीक ना। अब देखो ये जो मालवा का पठार होता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हम आपको बताएं तो याद रखे रहना, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाला रीजन, यहाँ पर बुंदेलखंड है, ये है बुंदेलखंड का पठार। क्या ये हम कहेंगे, ये है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये है उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में, याद रखेंगे। बुंदेलखंड का पठार कहां पर है, यूपी में। जहां आपने झांसी देखा होगा, तो झांसी का वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, बुंदेलखंड वाला रीजन बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा ये देखो ऐसे अगर हम और ऊपर चले जाते हैं, ऊपर करने का मतलब उत्तराखंड वाले रीजन में, इस वाले रीजन को बोलते हैं रुहेलखंड, इसको क्या बोलते हैं, रुहेलखंड, रुहेलखंड पठार, रुहेलखंड का पठार। ये थोड़ी बातें आपको बढ़िया से याद कर लेनी, ठीक ना, कि मतलब पहले यहां पर मालवा का पठार, फिर ये बुंदेलखंड का पठार, फिर ये कौन सा, रुहेलखंड का पठार, याद हुआ, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि मालवा का पठार जो है बुंदेलखंड के पठार से टच हो रहा है, और ये कहां पर दिख रहा है, ये देखो दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में कौन सा पठार दिख रहा है आपको, बुंदेलखंड का पठार लगा है, ठीक ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो भैया दूसरे नंबर पे यहीं पर एक पठार और आता है ऐसे बड़ा सा, ये है बाघेल का पठार। ये थोड़ा छोटा है, छोटा ही बनाते हैं, ठीक ना। ये क्या है, हम कहेंगे ये है बाघेल का पठार, बाघेलखंड, बाघेलखंड का पठार। पॉइंट समझते रहिएगा, ठीक ना। जहां इंपॉर्टेंस होंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा, जहां जिनके इंपॉर्टेंस नहीं, बस जिनके लोकेशन जानने आपको पता करने, ठीक ना। यह है मालवा का पठार, ये है बुंदेलखंड का पठार, ये बाघेल का पठार, ये रुहेलखंड का पठार। रुहेलखंड वाला पठार कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक ना। बुंदेलखंड वाला कहां है, यूपी में। और ये जो बाघेल वाला देख रहे हो ये मध्य प्रदेश और कहां पर, यूपी में, समझ गए। मालवा वाला मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक ना। और यहां से देख लेंगे बिंद पहाड़ी के ऊपर, और इधर से देख लेंगे भैया अरावली, और इधर से देख लेंगे थार मरुस्थल। अब एक बात और आती है, ये जो बिंद पहाड़ी होती है, इसको एकदम जो बिंद पहाड़ी का ये पश्चिमी सिरा होता, पश्चिमी साइड, इसको भैया ना भारनेर की पहाड़ी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, भारनेर की पहाड़ी, भारनेर की पहाड़ी से कहा जाता है। और जो इसका एकदम पूर्वी सिरा होता, पूर्वी वाला, इस वाले साइड पे, यहां आपको लिख लेना है कैमूर की पहाड़ी से कहा जाता है, कैमूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलोगे, कैमूर पहाड़ी। और ये जो बीच वाला रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं भैया, विंध्याचल पहाड़ी। समझ गए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं, विंध्याचल पहाड़ी। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, केवल समझने हैं, ठीक ना, बहुत आराम से चल रहे हैं। देखो ये है पूरी बिंद श्रेणी, बिंद श्रेणी का जो एकदम पश्चिमी सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, भारनेर की पहाड़ी। और ये जो भारनेर की पहाड़ी आप देख रहे हो ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। पॉइंट क्लियर, ठीक ना। विंध्याचल पहाड़ी ये पूरी की पूरी फैली हुई है भैया, मतलब कहने का मतलब मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक,
समझ गए। कैमूर की पहाड़ी इतनी दूर तक चली गई है, भैया बिहार तक चली गई है। ऐसे तो मैं यहीं पर रोक दिया हूं, लेकिन ये बिहार तक चली गई आगे। फिर हम कहेंगे भैया देखो सतपुड़ा आ जाते हैं। जब हम सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा का जो ये पश्चिमी सिरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, राजपीपला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजपीपला की पहाड़ी। समझ गए। जो इसकी एकदम पश्चिमी सिरा है इसको हम क्या बोलेंगे, राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। समझ गए इतनी बात। फिर कहेगा भैया जो ये बीच वाला है इसको क्या कहेंगे, जो एकदम किनारे वाला होगा उसको क्या कहेंगे। भैया देखो जो बीच वाला है, ये वाला बीच वाला एकदम, समझ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, महादेव पहाड़ी। क्या बोलेंगे इसको हम, महादेव पहाड़ी। समझ गए, या महादेव पहाड़ी बोलते हैं, महादेव पहाड़ी बोलते हैं। समझ गए। और एकदम जो किनारे वाला होता है ऐसे, बल्कि यहां पर ये जाके थोड़ी बैंड टाइप में है, तो यहां पर हमें क्या लिख लेना है, मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। समझ गए पॉइंट। पॉइंट तो आपको समझने ही पड़ेंगे। अब ये जो महादेव पहाड़ी है भैया, यहां पर इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी इसी पहाड़ी पर स्थित है। और इस पहाड़ी को हम कहते हैं महादेव पहाड़ी। और महादेव पहाड़ी में ही सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसको हम कहते हैं धूपगढ़ चोटी। समझ गए। हम यहां पर क्या लिखेंगे, धूपगढ़। यहां पर मैं लिख देता हूं अभी धूपगढ़। धूपगढ़ ये कहां पर है, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसी के बगल में क्या है भैया, पंचमढ़ी की पहाड़ियां, या पंचमढ़ी। इसी के बगल में आपको मिलेगा पंचमढ़ी, यहां पर आपको मिलेगा पंचमढ़ी। समझ गए। और ये जो पंचमढ़ी है ना, यहां पर वर्धा नदी, ताप्ती नदी, ऐसे ऐसे नदियां यहां से बहती हैं। और ये जो पंचमढ़ी होता भैया, इसको क्या बोला जाता भैया, हम कहते हैं स्वास्थ्य स्थान के नाम से जाना जाता है। समझ गए। पंचमढ़ी को किसके नाम से जाना जाता है, यहां पर लिखता हूं, यह पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहां है पंचमढ़ी, तो आपको बताना पहले एमपी में। समझ गए। किसके बगल में है, धूपगढ़ के बगल में, धूपगढ़ श्रेणी, धूपगढ़ चोटी के बगल में है। अच्छा, पंचमढ़ी को क्या बोलते हैं भैया, स्वास्थ्य स्थान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्वास्थ्य स्थान के नाम से जानते हैं। अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा, वहां पर नेचर वेचर बहुत अच्छा दिखता है, प्रकृति बहुत अच्छी दिखती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं भैया, स्वास्थ्य स्थान नाम दिया। वर्धा, वर्धा नाम आपने सुना होगा, वर्धा। समझ गए। तो वर्धा जो है भैया इसी के आसपास है, वर्धा नदी भी चलती है। तो आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक ना। अब हम चलते हैं आगे। देखो इतनी बातें हो गई, समझ गए। लेकिन एक बात याद रख लेना, ये जो मालवा का पठार होता है भैया, पठार देखो जितने लगभग ऊपर वाला छोड़ दो, बाकी इतने इधर वाले जो नीचे वाले आपको पठार दिख रहे हैं ना, सभी लावा से बने हैं। समझ, अगर आपको मारना रहे तुक्का, तो वहां पर आपको मारने लावा ही मारने, ठीक ना। और लावा का मतलब ये होता है अगर कोई भी चीज लावा से बनी हो, मैं अभी आगे बताता, अगर कोई भी चीज लावा से बनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें काली मिट्टी जरूर पाई जाती है। समझ गए। इसका मतलब यहां पर भी लिख देते हैं, ये जो मालवा का पठार होता है भैया, ये किससे बना है, लावा से बना है। इसका मतलब यहां पर क्या पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। चाहे काली मिट्टी बोले और चाहे यहीं पर बोलेगा रेगुर मिट्टी। समझ गए, रेगुर मिट्टी। और ये सब मिट्टियां किसके लिए भैया सहायक होती है, कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। अच्छा, और भी कुछ, हाँ यहां पर सोयाबीन भी होता है, ऐसे क्षेत्रों में सोयाबीन भी बहुत होता है, तो याद रखे रहना, मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। समझ गए होंगे। अब हम और आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, यहां पर भैया आपको मिलेगा एक, यहां पर एक ऐसे, यहां पर आपको बड़ा सा पठार बनाना है, जिसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलते हैं इसको, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। जैसे नाम है इसका, ऐसे इसके काम भी होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, जैसे इसके नाम होंगे ऐसे इसके काम भी होंगे।
अब आगे इनमें लिखना पड़ेगा, ठीक ना। नाम तो सभी जगहों के बिठा देता हूं, अभी यहीं लिख देंगे। छोटा नागपुर का पठार, देखो ये मुख्यतः कहां फैला हुआ है? अगर मुख्यतः की बात करते हैं तो ये मुख्यतः झारखंड में फैला हुआ है। कहां पर? झारखंड में, मतलब झारखंड में इसका हिस्सा ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं ये मुख्यतः कहां पर फैला हुआ है? ये झारखंड में, ठीक ना। अब हम और आगे चलते हैं, तो झारखंड के अलावा भी कहां कहां, तो हम कहेंगे भैया देखो ये छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, बिहार में फैला हुआ है, उड़ीसा में फैला हुआ है, समझ गए। ऐसे ऐसे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, यहां इतने इतने राज्यों में यह फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार कहां कहां? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा, समझ गए। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार भैया ऐसे नहीं है, ये क्या होता है, ये कई भागों में टूटा हुआ है। कहने का मतलब ऐसे खड़ा नहीं है ये। पहली बात तो ये भैया, यहां पर एक इसमें पठार है कोडरमा का पठार, फिर यहां पर एक पठार है हजारीबाग का पठार, फिर यहां पर एक पठार है रांची का पठार, समझ गए। तो मतलब आपको बताना है कोडरमा, ये क्या है? कोडरमा। और ये वाला क्या है? हजारीबाग, हजारीबाग। और ये क्या है? रांची, समझ गए। मतलब पहला है कोडरमा का पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार, और तीसरा क्या है? रांची का पठार, समझ गए। ऐसे ये क्या क्या कन्वर्ट हुआ है? ऐसे ये पठारों में कन्वर्ट हुआ है, समझ गए। अब हम इसमें चलते भैया, देखते हैं कैसे कैसे रीजन्स हैं। अब ये कोडरमा वाला भैया आपको पता होना चाहिए, हजारीबाग पूछ लेता ना कि कोडरमा कहां पर है, तो झारखंड में है। कौन से पठार पर? छोटा नागपुर के पठार पर है। हजारीबाग पठार कौन से पठार का भाग है? भैया छोटा नागपुर के पठार का भाग है। रांची पठार कौन से पठार का भाग है? तो आप बताओगे छोटा नागपुर का पठार का भाग है, समझ गए। अच्छा, ये जो हजारीबाग है बाबू, हजारीबाग कहने का मतलब ये जो छोटा नागपुर और हजारीबाग दोनों की भैया सबसे ऊंची चोटी यहां पर आपको बताना है, हजारीबाग वाले पठार में है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी हजारीबाग पठार में स्थित है। इस चोटी का नाम लिखेंगे हम पारसनाथ। क्या नाम लिखोगे भैया? पारसनाथ, पारसनाथ की चोटी, समझ गए। पारसनाथ की चोटी ऐसे कहेंगे। ये चोटी भैया पारसनाथ एक पहाड़ी है, उस चोटी है। ये जैन धर्म के लिए भैया पवित्र स्थान माना जाता है। जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए ये क्या है? पवित्र स्थान माना जाता है। जैन श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र स्थान है। अब हम चलते भैया और देखते हैं आगे। अब आपसे पूछेगा ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है, या ये पहले बताओ कि ये किस टाइप का भूखंड है। तो हम कहेंगे भैया यह गोंडवाना लैंड का भाग है, समझ गए। गोंडवाना लैंड अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि जब पृथ्वी अपनी बन रही थी, समझ गए। कहने का मतलब तब उस समय एक बहुत बड़ा सा, हम क्या बोलते हैं उसको, पेंजिया, पेंजिया नाम का एक केवल भूखंड था। फिर वो टूटा, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड भी टूट जाता है, किसमें? बहुत छोटे छोटे महाद्वीपों में टूट जाता है। अफ्रीका भी उसी का हिस्सा है, भारत भी उसी का हिस्सा है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये भैया गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहां पर आप लिखोगे छोटा नागपुर का जो भाग, ये कहां लिखोगे? ये गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का क्या ये भाग है। अच्छा, इसका मतलब ये किससे बना होगा? ये तो बहुत पुराना है। ये देखो खनिजों के लिए बहुत फेमस है। ये भी ग्रेनाइट से बना हुआ है। हम कहेंगे भैया यहाँ की जो चट्टानें पाई जाती हैं, कैसी चट्टानें यहाँ पर हैं? तो हम कहेंगे भैया यहाँ की जो चट्टानें हैं, यहाँ की जो चट्टानें हैं कैसी हैं? चट्टानें यहाँ की कैसी हैं? ज्यादातर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और नीच टाइप की चट्टानें हैं। किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो आपको लिखना है यहां पर खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है।
खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हम यहां पर लिखेंगे भारत का खनिज भंडार। भारत का खनिज भंडार कहा जाता है, मतलब खनिज घर है ये, भारत का खनिज घर है ये। बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जैसे हमने कहा कोयला भी बहुत सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक ना। हम कहेंगे भैया यहाँ पर कौन सी नदी जाती है? एक नदी है, नदियों के बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर नदियों के बारे में अगर यहाँ पर हमें लिखना पड़ जाए तो सबसे पहले नंबर पे लिखना है भैया दामोदर नदी। और ये जो दामोदर नदी है, कौन सी नदी? ये जो दामोदर नदी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हम कहेंगे भैया ये जो दामोदर नदी है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। समझ गए? यहां पर इतना ज्यादा कोयला पाया जाता है, इसीलिए याद रखे रहना जो दामोदर नदी बेसिन है उसको रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब रूहर, ऐसे तो हिंदी में लिखा रहता है रूहर, ऐसे करके लिखा रहता है रूहर, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे लिखा रहता है रूहर, मतलब रूर। समझ गए? रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मतलब भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी बेसिन को क्या कहा जाता है भैया? भारत का रूहर कहा जाता है या रूर कहा जाता है, ठीक ना। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर कोयला बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। समझ गए? यहां पर कोयला बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का रूर। किसको? दामोदर नदी बेसिन को। और कोई नदी जाती है? हाँ, और नदियां जाती हैं। इधर से देखो, इसको टच करते हुए महानदी जाती है, और महानदी भी कोयले के लिए जानी जाती है। समझ गए? और बीच से कौन सी जाती है? दामोदर नदी जाती है। और इधर से कौन सी नदी जाती है? बराकर नदी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए सब, ठीक ना, कि इधर से एक नदी जाती है, इसको हम बोलते हैं बराकर नदी, बीच से जाती है दामोदर नदी, इधर से जाती है महानदी। समझ गए? हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर नदियों पर कवर कर लिए हैं। अगर आपको देखना हो तो आप नदियों को देखिए, तभी तो ये चीजें और लिंक हो पाएंगी आपकी। समझ गए? तो आगे चलते हैं। अभी ये है दामोदर नदी। और कौन सी नदियां यहां से बहती हैं? इधर से बराकर नदी है, इधर से कौन सी? महानदी है, और बीच से कौन सी जा रही है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं भैया? कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए इस नदी बेसिन को क्या कहा जाता है भैया? भारत का रूर कहा जाता है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, दामोदर नदी को बंगाल में बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। बात खत्म करते हैं, वहां पर जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब और आगे चलते हैं। आपको ना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इतने राज्यों में आपको यहां पर एक और भैया मिलता है पठार। इस पठार का नाम भैया दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, समझ गए? दंडकारण्य पठार। अच्छा, इस पठार का ये जो दक्षिणी वाला भाग है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं काला हांडी का पठार। काला हांडी का पठार, काला हांडी का पठार बोलते हैं। ये है उड़ीसा में। कहां पर है? ये है उड़ीसा में। अच्छा, दंडकारण्य का मतलब अभी समझा देते हैं आपको। समझ गए? एक मिनट। काला हांडी का पठार हो गया, ठीक ना। पहले हम समझते हैं दंडकारण्य का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है दंडकारण्य, रण्य का मतलब ऐसे जंगल होता है, इतना आपको पता ही होगा, ठीक ना। इसको हम कहते हैं भैया, इसका अर्थ होता है घना जंगल। घना जंगल, ठीक ना, घना जंगल या घना वन, ठीक ना। अच्छा, एक और रामायण में इसको दंडकारण्य पठार को रामायण में दंडक बोला गया है। समझिए, यहां पर जो घने जंगल हैं, इन जंगलों को वहां पर रामायण में क्या बोला गया है? दंडक बोला गया। तो याद रखना ये भी बात कि कभी कभी पूछ लेता है कि रामायण में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो भैया इसको दंडक के नाम से रामायण में जाना जाता है। समझ गए इतनी बातें? अब देखो, ये अगर पूछ ले कहां कहां फैला है, हम कहेंगे देखो ये भैया सबसे ज्यादा दंडकारण्य अगर हम बात करते हैं कहां पर फैला है, तो हम कहेंगे भैया छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ये उड़ीसा में फैला हुआ है, ये और कहां पर फैला हुआ है? ये
और हम कहेंगे भैया ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, और कहां पर, तेलंगाना में फैला हुआ है ये, और कहां पर, महाराष्ट्र। इतने जगहों पर ये फैला हुआ है, समझ गए, इतने जगहों पर ये फैला हुआ है। अब आपको एक पॉइंट यहां पर और समझ लेने हैं, जो दंडकारण्य है ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, याद रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी जिसको बोलते भैया आबूझमाड़ की पहाड़ी, समझ गए, पेपर ऊपर में बहुत आता है ये, समझ गए। तो आपको याद रखना भैया छत्तीसगढ़ में आबूझमाड़, आबूझमाड़ की पहाड़ी, आबूझमाड़ की पहाड़ी, बताओ कौन से पठार में है ये? आबूझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ हैं? दंडकारण्य पठार में है। और अगर राज्य पूछेगा तो किसको बताओगे भैया? छत्तीसगढ़ को बताओगे। आबूझमाड़ की पहाड़ियां कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कौन से पठार पर, तो आपको बता देना है दंडकारण्य पठार पर, ठीक ना। अच्छा, यहीं पर आपको एक और लिख लेना है, उड़ीसा में उसको बोलते भैया मलकानगिरी। क्या बोलते हैं? मलकानगिरी, मलकानगिरी, मलकानगिरी पहाड़ी। ये भी कहां पर है? दंडकारण्य पठार पर है। मलकानगिरी पहाड़ी कौन से पठार पर है? तो हमें बताना है दंडकारण्य पठार पर ये भी है। समझ गए पॉइंट? समझ गए। अच्छा, क्या यहां से नदियां जाती हैं? हाँ, नदियां जाती है यहां से भैया। यहां से जो नदियां जाती हैं, पहली नदी का नाम है इंद्रावती, समझ गए। पहली नदी का नाम क्या लिखोगे? इंद्रावती। और दूसरी नदी का नाम लिखेंगे सबरी, समझ गए। दो नदियां यहां पर लिख लेना कि इस पठार से होके जाती हैं। पहली नदी का नाम क्या लिखे हो आप? पहली नदी का नाम इंद्रावती, और दूसरी नदी का नाम क्या लिखे हो? सबरी, समझ गए। अब देखो यहां की बातें हो चुकी हैं, अब एक दो पठार हमें और पढ़ लेने हैं, तब हम आगे चलते हैं। अब इधर वाले पे आ जाते हैं। यहां पर एक आपको और पठार मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेघालय का पठार। ये कौन सा पठार है? यहां पर लिखेंगे भैया मेघालय का पठार, मेघालय पठार है ये, मेघालय पठार, मेघालय पठार। मेघालय पठार पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये कहां पर है? पहली बात तो भैया राज्य का नाम लिखेंगे मेघालय। कहां पर है ये? मेघालय राज्य में स्थित है ये, समझ गए। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा बारिश इसी पठार में होती है, समझ गए। क्योंकि भैया इसी पठार में आपका क्या है? हम कहेंगे भैया इसी पठार में हमारा मॉनसून धाम और चेरापूंजी है, चेरापूंजी है, समझ गए। दोनों जगह बारिश के लिए बहुत ही फेमस हैं। सबसे ज्यादा भारत में बारिश कहां होती है? मॉनसून धाम में। पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा कहां पर होती है? मॉनसून राम में होती है, ठीक ना। तो ये कहां पर है? मेघालय के पठार पे है, ठीक ना। अच्छा, मेघालय पठार को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं शिलांग पठार। क्या कहते हैं? शिलांग पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, यहां पर तीन चोटियां पाई जाती, बहुत ही फेमस हैं। एक का नाम है भैया गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। ये तीन चोटियां ऐसे, समझिए, गारो, खासी, जयंतिया। तो मेघालय पठार की सबसे जो किनारे वाली पहाड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं? गारो, समझ गए। और गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोक्रेक। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नोक्रेक, समझ गए, याद रखे रहना। और इधर से भैया देखो, ये जो मेघालय का पठार है कहां तक फैला हुआ है? हम कहेंगे भैया देखो ये यहां तक फैला हुआ है। यहां पर एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं भैया मिकिर की पहाड़ी। तो ये मेघालय वाला जो पठार कहां तक फैला हुआ है? मिकिर की पहाड़ी तक फैला हुआ है। तो यहां आप लिख लेना मिकिर की पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। और उसके बाद यहां पर एक छोटा सा पठार है जिसको हम बोलते हैं कार्बी लॉन्ग पठार। यहां पर ये कौन सा पठार है? हम कहेंगे भैया कार्बी लॉन्ग पठार, कार्बी लॉन्ग पठार, कार्बी लॉन्ग पठार, ये भी लिख लेना, समझ गए, कार्बी लॉन्ग पठार। मेघालय पठार में इतनी बातें याद हो गई आपको, समझ गए। सबसे ज्यादा बारिश होता है, इसको शिलांग पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मानसिंह नाम चेरापूंजी है, ये मेघालय राज्य में है।
समझ गए, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ये बताओ ये किस टाइम बने हैं, ये किस टाइम बने हैं। तो आपको बताना है एक चीज यहां पर, ये जो ये दक्कन वाला जब बन रहा था, दक्कन वाला कहने का मतलब जब अपना ये प्रायद्वीपीय भारत बन रहा था उस टाइम पे ये बना था। जब अपना प्रायद्वीपीय भारत बन रहा था तो उस टाइम पे ये बना था। अच्छा, उस टाइम पे बन गया था, हाँ। तो कैसे यहां से यहां अलग हो गया, तो हम कहेंगे ये ना छोटा नागपुर से मेघालय का पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार यहां किससे अलग होते हैं। तो आपको याद रखना भैया, यहां पर एक गैप है जिसको हम बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप, मालदा गैप से ये दोनों अलग हुए हैं। ये पूछ लेता है कि मेघालय पठार और छोटा नागपुर पठार कैसे अलग हुए हैं, तो आपको बताना मालदा गैप से। और ये याद रखे रहना, अभी ये बताऊंगा कि ये सब अरे इतने ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं भैया, इनको हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो ये इसी का हिस्सा है, समझ गए। जब ये अपना बन रहा था तभी ये भी बना था, बस यही मालदा गैप से ये क्या हो गया, अलग हो चुका है। ये तो बहुत पहले ही बन चुका था, समझ गए, लेकिन ये वाला इसके साथ बना था। अब आगे चलते हैं, अभी देखते हैं। अब आते हैं नीचे साइड में, यहां जब यहां की बात करते हैं, यहां की, यहां देखो पहले हम यहां पर लिखते हैं भैया, एक है दक्कन का पठार, ऐसे क्या बोल यहां पर लिखने हैं आपको, दक्कन का पठार। क्या ये दक्कन का पठार, दक्कन का पठार ये बाबू किससे बना हुआ है, तो हम कहेंगे ये लावा से बना है। अगर लावा से बना है तो बाबू यहां पर मिट्टी कैसी होगी, काली मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। और ये किसके लिए होगी भैया, कपास के लिए होगी, समझ गए। तो आपको पता है महाराष्ट्र में कपास की खेती ज्यादा होती है, इसीलिए होती है क्योंकि ये लावा से बनी है। और जो चीजें लावा से बनी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ये काली मिट्टी वहां पर पाई जाती है। अच्छा, और भी वो चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर और भी क्या पाया जाता है, ये बासाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बासाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, बासाल्ट। इसको कहीं कहीं बासाल्ट पठार के नाम से भी जाना जाता है, समझ गए, बासाल्ट पठार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके नीचे आते हैं, एक और पठार आपको मिलेगा यहां पर, इसको हम बोलते हैं कर्नाटक का पठार। क्या बोलेंगे इसको हम, कर्नाटक का पठार बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, कर्नाटक का पठार बोलेंगे इसको। अब कर्नाटक का जो पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक का पठार ये देखो, ये भी किससे बना है, लावा से बना है। इधर वाले सभी लावा से बने हैं, लावा से तो सभी बने हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कौन सा पठार है, हम कहेंगे भैया ये है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक पठार है ये। अच्छा, यहां पर कुछ चोटियां हैं, जैसे हमने कहा बाबा बूदन, समझ गए, मुल्यानगिरी और एक कुद्रेमुख, ये सब किसके लिए फेमस है, बाबा बूदन कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। मुल्यानगिरी किसके लिए फेमस है, लो ऐश के लिए प्रसिद्ध है। और कुद्रेमुख भी किसके लिए प्रसिद्ध है, लो ऐश के लिए फेमस है, समझ गए। यहां पर क्या होते हैं, आयरन ओर निकाले जाते हैं। कर्नाटक पठार से क्या निकाला जाता है, आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब लौह अयस्क, समझ गए, जिनसे हम लोहा बनाते हैं। तो यहां पर 3 चोटियां बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक पठार में, 3 चोटियों का नाम आप लिख लेना, मैं यहां पर लिख देता हूं, कर्नाटक पठार वाले में लिख लेना भैया, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, समझ गए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये, लौह अयस्क, ठीक ना। और क्या है भैया, मुल्यानगिरी, पूछ लेता कहां, ये सब कर्नाटक में है, ठीक ना। बाबा बूदन, बाबा बूदन इसी पठार पे सब स्थित है, समझ गए कि नहीं, समझ गए। बाबा बूदन, कुद्रेमुख चोटी कहां पर है, कर्नाटक में है, समझ गए। मुल्यानगिरी कहां है, कर्नाटक में। बाबा बूदन कहां है, कर्नाटक में, समझ गए। अब यहां पर आपको एक और भैया पठार बना रहा हूं, यहां पर ऐसे बड़ा सा ऐसे करके मैं, ए बाबू, इस पठार का नाम है भैया तेलंगाना पठार। कौन सा पठार, इसको हम आज के समय में क्या बोलते हैं, तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तेलंगाना पठार कहां पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, समझ गए। तेलंगाना पठार कहां पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। देखो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक ना।
ऐसे अगर आपसे कभी पठार उठार पूछ ले तो थोड़ा अपने दिमाग में एक बेसिक आइडिया रख लेना बस, कि जितनी जहां जहां चीजें लावा पाई जाती हैं वहां वहां काली मिट्टी पाई जाती है और वहां पर कपास की खेती अच्छी होती है। लेकिन तेलंगाना पठार में याद रखे रहना, कपास की खेती होती है, कहने का मतलब काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ तेलंगाना पठार में लाल मिट्टी और पीली मिट्टी भी पाई जाती है, जो यह हल्दी की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। समझ गए? हाँ, अच्छी खेती हल्दी। हल्दी तेलंगाना में हल्दी सबसे ज्यादा होता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको याद रख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भैया मिर्ची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। समझ गए पॉइंट? समझ गए? देखो ये आपको पठार, ज्यादातर इनके लोकेशन आपको पकड़ना है कि ये कौन कौन से राज्यों में है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। और इक्का दुक्का कभी अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं तो सब बात अलग हो जाता है, नहीं तो लगभग आपको यही आते हैं, ठीक ना। मालवा पठार में देखो बहुत सारी चीजें हैं कि अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता है, जैसे इंदौर बताओ कौन से पठार पे है, तो आपको बताना है मालवा पठार पे है, ठीक ना। उज्जैन कौन से पठार पे है, मालवा पठार। भोपाल, भोपाल भैया कौन से पठार पे है, वो भी आपका किस पे है, मालवा पठार पर ही है। समझ गए? लेकिन भोपाल में एक चीज और आपसे पूछता है, ये किन दो नदियों के मध्य का है, क्योंकि भोपाल जो है एक दोआबी क्षेत्र है, कहने का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो। समझ गए? तो वो कहां पर है, तो हम कहेंगे ये भोपाल भी यहीं पर है, लेकिन पूछता है वो कौन कौन सी दो नदियां हैं। समझ गए? तो क्या आप इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे? अच्छा, अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, अगर नहीं करेगो तो भैया कोई बात ही नहीं। समझ गए? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भोपाल किन दो नदियों के मध्य स्थित है। समझ गए? भोपाल किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ये आपको बताने हैं, ठीक ना। अब इतनी बातें आपकी हो गई तो इनको आप नोट कर लेना, पढ़ लेना। ज्यादा चीजें क्या करिएगा, उनको रटने का मतलब, कहने का मतलब ना, उनको विजुलाइज कर लो बस, ठीक है। थैंक यू।